जो है उसने परमिशन दी है इमरान खान साहब को कि वो अपने बेटे जो हैं उनके साथ बात कर सकते हैं। इन्होंने एक पिटीशन डाली थी अपने लॉयर्स उमर नियाजी और शिराज अहमद के साथ, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि ये अपने बेटे जो हैं कासिम एंड सुलेमान उनसे बात करना चाहते हैं और उनसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं, जो कि उनको दी नहीं जा रही थी। तो जज जो थे अब्दुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने कहा था कि भाई इनको इजाज़त दी जाए और अरेंजमेंट्स जो हैं जेल के जो अटक जेल के ऑफिशल्स हैं वो अरेंजमेंट्स करें कि वो उनसे बात कर सकें। तो अब पता नहीं उनसे बात हुई है कि नहीं, या 1-2 दिन में होएगी, तो अब पता चलेगा कि कैसा हुआ है। PIA जो है जी उसके जो बैंक अकाउंट्स है तकरीबन 13 के करीब उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है उसने किया और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने ये 8 बिलियन रुपीज़ जो थे ये हमको देने थे, और इन्होंने ना तो ये जो हैं ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये पैसे दिए हैं और ना ही इन्होंने जो है कोई ऐसे डिज़ायर शो किया कि ये देंगे। जुलाई 27 को भी FBI ने PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स जो थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रीज़ कर दिए थे। फिर इनके बीच में निगोशिएशंस हुई थी और इसको खोल दिया था एक्सक्यूज़ मी, लेकिन अब जो है इन्होंने फिर से बंद किया है। तो PIA ने वैसे कहा है कि हमारे अकाउंट्स अगर फ्रीज़ कर देंगे उससे हमारे ऑपरेशंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि PIA काफ़ी अरसे से कह रहा है कि फ्यूल प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ऊपर चले गए हैं, तो हमारे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ बढ़ गए हैं। FBR यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, आपके जो टिकट्स के पैसे हैं वो बेशुमार आते हैं, उसके सिलसिले में आपको हमको जो है पैसे देने ही चाहिए जो आपके टैक्सेस बनते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये एक खबर है जी, और हम आपको बहुत दिनों से बता रहे हैं कि इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं CJI जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़, वो उन्होंने बहुत दफ़ा पूछा है सेंटर की गवर्नमेंट से कि भाई आप ये जो स्पेशल स्टेटस है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो कब से आप उनको वापस देंगे। कल भी हमने आपको बताया, वीकेंड पे भी आपको बताया था, क्योंकि उसकी एक हियरिंग जो है वो शुरू हुई है। तो इसके ऊपर आज जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हम बिल्कुल रेडी हैं कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस कराने के लिए। ये इट्स अ ह्यूज न्यूज़ कि आपको पता ही है यहाँ पे जो आखिरी इलेक्शंस हुए थे वो 2014 में हुए थे, और उसके बाद जो है इनके ऊपर ना सिर्फ ये कि इलेक्शंस नहीं हो सके क्योंकि वो इनकी जो स्टेटहुड की जो स्पेशल स्टेटस थी वो भी ले ली गई थी अंडर आर्टिकल 370 जिसको कि रिवोक किया गया था। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने पिटीशंस डाली थी और ये जो चैलेंज किया था गवर्नमेंट का, ये जो कंट्रोवर्शियल 2019 का मूव था, और उस सिलसिले में फिर ये केस जो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में के पास गया था, चंद्रचूड़ साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में, और ये उसकी पिटीशन जो है सुन रहे थे। तो इन्होंने पहले ही कहा था ये कि ये इलीगल है जो जिस तरह से इसको स्क्रैप किया गया है, और कल भी उन्होंने कहा था कि हाँ होता है ऐसे, कभी आप अमन लाने के लिए उसको करते हैं, वहां पे चैन सुकून लाने के लिए करते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनाते हैं लेकिन उसका टाइम फ्रेम बताते हैं। तो आज उन्होंने कहा है जी कि जो इनके सेंटर के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा जी कि हम वहाँ पे इलेक्शंस कराने के लिए तैयार हैं। अब वहाँ पे नॉर्मलसी आ गई है, आर्म्ड रिबेलियन नहीं है। जो पहले रेजिडेंट्स पत्थर फेंकते थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। हालांकि कपिल सिब्बल जो है जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ये सारे पिटिशनर्स जिन्होंने चैलेंज किया था गवर्नमेंट का ये 2019 मूव ऑफ रिवोकिंग आर्टिकल 370, वो कहते हैं जी कोई नॉर्मलसी वगैरह वहाँ पे नहीं आई है और कोई इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे नहीं आई है। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है जी कि इस सिनेरियो में प्रेजेंट इंडिया के अंदर आर्टिकल 370 एक डेड चैप्टर है, और हम समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो एक अच्छा फैसला लेकर आएगा, ये समझते हुए कि अब इसकी कोई ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, राहुल गांधी जी जो हैं आज उन्होंने एक दफ़ा फिर से मोदी जी को गौतम अदानी के केस पे बहुत ज़्यादा खींचा है, और उसकी वजह यह है कि अब फिर से बहुत सारे नए जो मुद्दे हैं वो फिर से खुल गए, और वो मुद्दे ये खुले हैं कि कुछ ऑफशोर ऑपरेशंस जो थे गौतम अदानी के उसके ऊपर अब आवाज़ उठाई गई है। कुछ न्यूज़पेपर्स ने, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने जैसे कि द गार्डियन ने और द फाइनेंशियल टाइम्स ने, उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी ऑफशोर ऑपरेशंस करते रहे हैं दे वर कॉन्ट्ररी टू द इंडियन रेगुलेशंस। तो ये एक 2-डे मीटिंग चल रही है, ये जो ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक जो बना है उसके ऊपर आज ये एड्रेस कर रहे थे, और वो कहते हैं जी कि ये क्यों मोदी जी इस सारे मुद्दे के ऊपर खामोश हैं, इनकी क्या मोहब्बत है गौतम अदानी के साथ, इनकी क्या दोस्ती है। मैं जब भी इनसे इस सिलसिले में कोई बात करता हूं तो मोदी जी जो है वो इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते हैं, और
ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने जब सवाल किया, मैंने कहा कि ये रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व हैं अदानी साहब जो हैं, जो कि इनके बड़े क्लोज हैं, तो और ये गलत तरीके से पैसा जो है, एटलीस्ट राहुल गांधी का कहना था कि अब बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया से बाहर लेके गए और फिर गलत तरीके से अंदर लेकर आए। तो मैं जब भी मोदी जी को इस बारे में पूछता हूं तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं और मुझे जवाब नहीं देते। और आखिरी दफा जब मैंने पूछा था तब तो मेरी इन्होंने पार्लियामेंट की मेंबरशिप तक जो है वो रिवोक कर दी थी। तो इनका क्या ताल्लुक है इस आदमी के साथ, इनको बताना चाहिए, क्योंकि ये वायलेशन ऑफ इंडियन रेगुलेशंस हैं जिस तरह से इन्होंने एलिजिडली काम किया है। अदानी ग्रुप जो है वो जाहिर है कि ये रबिश करता है इन तमाम बातों को, वो कहता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले भी जो यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर जो है ये हाइडेनबर्ग रिसर्च, उन्होंने भी कहा था कि इन्होंने ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन की थी अदानी साहब ने, लेकिन अदानी साहब की मोदी जी के साथ बड़ी दोस्ती है और उन्होंने कहा था कि ये तो फ्रॉड के उसमें कॉन्टेक्स्ट में आता है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं, मोदी जी से पूछ रहे हैं कि दो लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो फॉरेन न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने फाइंड आउट किए हैं। एक तो नासर अली शाबान अहली जो कि यूएई से ऑपरेट करते हैं और एक चैंग चुंग लिन है ताइवान के, ये दोनों ही फॉरेन नेशनल्स हैं। तो कैसे ये अदानी ग्रुप के जो के हैंडल करते हैं हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट्स इन इंडिया, ये यहाँ पे बिजनेस इनको कैसे अनचेक्ड करने दिया जा रहा है, इनके बारे में क्यों नहीं पूछा जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि G20 की मीटिंग के लिए जो भी कोई लीडर्स आए वो मोदी जी से ये जरूर पूछें कि वो अदानी को क्यों शील्ड कर रहे हैं और क्यों इनको जो है फ्री राइड दिया हुआ है इंडिया में। और SBI मार्केट रेगुलेटर ऑफिशियल्स जो कि इंचार्ज थे इस अदानी ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, वो तो आज जो है NDTV के डायरेक्टर बने बैठे। आपको पता ही है कि NDTV कुछ अर्सा पहले अदानी जी ने खरीद लिया था, तो उसके ऊपर वो हिट कर रहे थे कि वो तो जो है रेफर कर रहे थे इनको उपेंद्रा कुमार सिन्हा की तरफ, तो वो कह रहे थे जी कि वो तो उन्होंने तो उसको डायरेक्टर बना दिया। तो ये सारे आपके जो आसपास के लोग हैं इनको आप फायदे दे रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया की जो है वो नेशनल सिक्योरिटी। तो आप इनसे लोगों से, उन्होंने आज कहा जी कि इनसे जो है आप बात ज़रूर करें और इनसे पूछें। आज द वायर की एक स्टोरी है, दिस इज़ रिटन बाय सूर्या प्रीतम रॉय एंड राहुल संभा राजू, और इसका जो हेडिंग है इस स्टोरी का वो है हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बीइंग यूज्ड टू एडवांस हिंदू स्टेट। वो कह रहे हैं जी कि पहले तो हिंदुस्तान जो था वो एक सेक्युलर कंट्री था और उसके ऊपर जो है कोई, लेकिन अब जो है यहाँ पे देखा जा रहा है कि रैम्पेंट एक्सट्रीमिज्म है, वायलेंस है, और ख़ास तौर पे जो एक कम्युनिटी है मुसलमानों की उनके खिलाफ है। जितने भी डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको जो है रोका जाता है। जो कोई भी जो है ये नेशनल एंथम नहीं गा रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। विजिलेंटी जो है इज़म है, और जो कोई भी ये कह रहे हैं कि जी जो काऊ को स्लॉटर करेगा वो हम में से नहीं है। स्टूडेंट्स और फैकल्टी जो है जो अपने ओपिनियंस देते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। हत्ता कि स्कॉलरशिप्स तक उस बुनियाद पे दिए जाते हैं कि आप नेशनल हैं या एंटी नेशनल हैं। तो ये किस तरह का हिंदुस्तान बनता चला जा रहा है। वो कहते हैं जी कि यहाँ पे जो थिंक टैंक्स हैं उन तक को टारगेट किया जाता है जो कि एक मुल्क की पॉलिसी बनाते हैं, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनके पीछे लग जाती हैं और लोगों के जो है पासपोर्ट्स ले लेती हैं। यहाँ तक कि ये ऐसे हालात अब हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं कि यहाँ पे इसको परफेक्ट टेक्स्ट बुक अथॉरिटेरियन थ्योक्रेसी कहा जा सकता है। और जो अम्बेडकर ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया था जिसके के अंदर बहुत सेक्युलरिज्म की उन्होंने बात की थी, वैसा सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी तो नजर आता ही नहीं है। अब तो इस मुल्क के अंदर जो है स्ट्रीट वायलेंस है, स्टेट सैंक्शन विजिलेंटिज्म है, और इसको अगर हम टेक्स्ट बुक अथॉरिटेरियन थ्योक्रेसी नहीं कहना चाहते तो पॉपुलिस्ट थ्योक्रेरियन अथॉरिटेरियन थ्योक्रेसी जो है हम इसको कह सकते हैं। तो वो कहती है जी ये चीज़ें जो हैं ये सारे लीगल इंस्टीट्यूशंस को अगर हम कहते हैं कि वो इरोड नहीं हुए हैं तो वो इरोड कर रही है, और दिस इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं दे आर शोइंग कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कुछ लोग तो वैसे कहते हैं कि वो हौले हौले
पूरे इस मुल्क में मर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मर नहीं रहा है, बल्कि इसको पॉलिटिकल एंड्स के लिए यूज किया जा रहा है। यानी हमसे मतलब मैं नहीं, या जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, रॉय साहब ने और राहुल साहब ने ये जो स्टोरी लिखी है, वो कह रहे हैं अपने इस आर्टिकल के अंदर कि ये हौले हौले जो है, ये जो सेक्युलरिज्म हमारा जो था, जो प्रिंसिपल था, वो मरता चला जा रहा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अब पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज किया जा रहा है। और यहां तक अब जो है इसके अंदर लीगल सिस्टम भी उन्होंने कहा लेजली इन्वॉल्व हो गया, कि सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि ये जो कुछ भी सेक्युलरिज्म जो है, ये तो रूटेड है हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर। तो बिल्कुल हर चीज को रिलीजन के साथ जो है वो अब जोड़ा जा रहा है। यहां तक कि जो करिकुलम की जो बुक्स हैं उससे पार्टीशन तक के चैप्टर्स निकाले जा रहे हैं, ताकि एक सर्टेन किस्म का नैरेटिव जो है यहां पे ड्राइव किया जा सके। तो वो कहते हैं जी, एंड पे उनका कहना यही था कि बजाय इसके कि हिंदुस्तान की जो बहुत ग्लोरीफाइंग हिस्ट्री थी, या जो उसका पास्ट था, जो उसके पास्ट के वाकयात थे, उनको राइट लाइट में पढ़ाया जाए, उसको रीराइट किया जा रहा है टू हाईलाइट हिंदुत्व पॉलिसीज। तो वो कह रहे हैं जी कि एक सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया के लिए ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, लंबा है बहुत ज़्यादा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको तो वायर के ऊपर पढ़ सकते हैं। एंड जनाब, जो शाहरुख खान की बहुत ही मच अवेटेड फिल्म है जवान, उसका आज ट्रेलर आ गया, और बहुत ही धमाके खेज ट्रेलर आया है इसका, और लोग जो हैं बड़े इसको देख के जो है एक्साइटेड हो गए हैं। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इनकी कोलैबोरेशन है शाहरुख खान और नयनतारा के अंदर। इस फिल्म को बना रहे हैं साउथ के बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर एटली कुमार, और इसके अंदर शाहरुख खान एक सोल्जर के रूप में नजर आएंगे, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं 6 विमेन की टीम के लिए, जो कि मुल्क को बचाने के चक्कर में है। ये एक हाईजैक करते हैं एक मेट्रो को, और नयनतारा जो है वो इंचार्ज है इसकी केस की। तो वो पूछती है बीच में, वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए, तो शाहरुख खान साहब कहते हैं चाहिए तो मुझे आलिया भट्ट वैसे। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, तो दिखाया जाता है कि इनके बीच में कुछ रोमांटिक कनेक्शन है, जैसे शाहरुख खान और नयनतारा के बीच में। फिर एक स्पेशल अपीयरेंस जो है इसके अंदर जो है दीपिका पादुकोण भी देती हैं, और वो इनको जो है रेसलिंग मैच होता है उनका शाहरुख खान के साथ, जिसमें वो इनको हराती हैं। फिर जाहिर होते हैं साउथ के एक और बहुत बड़े हीरो विजय सेतुपति, और वो जो है एक स्मगलर का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, जिसमें कि वो एक डायलॉग बोलते हैं कि मैं दुनिया का 4th लार्जेस्ट आर्म डीलर हूँ, तो मुझसे अगर डील करना है तो मेरे सामने आना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त धमाके खेज एक्शन पैक्ड मूवी का जो है अब लोगों को बहुत ही इंतज़ार है। रक्षाबंधन था कल, आपको पता ही है। रक्षाबंधन मीन्स के जो हिंदू औरतें जो हैं वो एक आपको पता ही है कि जो धागा है वो एज अ सिंबल बांधती हैं अपने भाइयों को, जिसमें वो कहती हैं कि तुम मेरी रक्षा या तुम मेरी प्रोटेक्शन या हिफाजत करोगे, तो उसको रक्षाबंधन कहते हैं। वो कल था। उस मौके पे जो है आज उस सिलसिले में जो सायरा बानो साहिबा हैं, उन्होंने एक वीडियो दिलीप कुमार साहब की और लता मंगेशकर साहिबा की जो है वो सामने लेकर आई है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार साहब को अपनी बहन बनाया था। तो वो कहते हैं कि इनके बीच में बड़ा प्यार था। उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे लिखा है कि कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा दिलीप साहब एंड नाइटिंगेल ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री लता मंगेशकर, इनके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन था, और अपनी स्टारडम जो है उसका उनको कुछ उसमें लेना देना नहीं था। उस बॉन्ड के अंदर इतना प्यारा बहन और भाई का रिश्ता था। और ये जो दोनों लेजेंडरी जो फिगर्स थे, इनको इस चीज़ के साथ भी कुछ लेना देना नहीं था कि ये इतने बड़े पर्सनालिटीज़ हैं। ट्रेन के अंदर ये साथ साथ में लोकल ट्रेन के अंदर सफ़र करते थे और बातें करते थे, और यहाँ तक कहती हैं कि दिलीप कुमार साहब जो है लता मंगेशकर को उर्दू सिखाते थे। तो ये बड़ा प्यारा आज उनका इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मैसेज है। और जनाब टेलर स्विफ्ट का द एरस टूर कॉन्सर्ट जो है इट इज़ कमिंग टू कनाडा नाउ, और ये कॉन्सर्ट फिल्म है जो कि टेलर स्विफ्ट के ऊपर है, और 150 सिनेप्लेक्स सिनेमाज में अक्टूबर 13 से ये 4 टाइम्स पर वीक जो है चलाई जाएगी, फ्रॉम थर्सडे टू संडे। इसके जो एडल्ट्स के टिकट्स हैं $19.89 हैं, और जो किड्स के हैं $13.13 हैं, और किड्स 13 एंड बिलो उसका ये रेट है। और जो इसके अलावा जो सीनियर 65 एंड अबव हैं उनका भी रेट $13.13 है। तो आज इन्होंने अपनी ट्वीट की एक टेलर स्विफ्ट ने, इन्होंने कहा कि ये बहुत ही मीनिंगफुल और इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी का, और मैं बड़ी ओवरजॉयड हूँ कि ये स्टोरी जो है अब बिग स्क्रीन के ऊपर आ रही है। यूएसए के अंदर थिएटर चेन AMC जो है उसने भी अनाउंस किया है कि ये थिएटर्स में प्ले की जाएगी फिल्म, और इसके टिकट्स जो हैं दे आर अवेलेबल एट cineplex.com के ऊपर। तो जो भी कोई फैंस हैं जी इनके, वो अब बड़े एक्साइटेड है, देखना चाहते हैं। एशिया कप 2023 का जी आज दूसरा मैच था, और दूसरा मैच था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, और बांग्लादेश ने जो है श्रीलंका को 165 रन्स का
दिया था, टारगेट दिया था इनको। श्रीलंका ने 42.4 ओवर्स में ही आउट कर लिया था और जो है इन्होंने फिर हराया है आज बांग्लादेश को। श्रीलंका जो थी उसकी भी हालत शुरू में पतली थी, इट वाज 43 फॉर 3, लेकिन फिर स्वामा विक्रामा ने और अर्सलंका ने 78 रन्स बनाए ऑन इन 119 बॉल्स। और स्वामा विक्रमा जो है उसने 54 रन्स बनाए 77 बॉल्स पे, जिसमें 6 चौके थे, 6 फोर्स थे। और अर्सलाका जो है उसने अनबीटन 62 बनाए इन 92 बॉल्स और इसके अंदर 5 चौके उसने मारे। जो बांग्लादेश के कैप्टन थे शकीबुल हसन, उन्होंने 2 विकेट्स ली फॉर 29 इन 10 ओवर्स। बांग्लादेश जो था उसने इससे पहले टॉस विन किया था और डिसाइड किया था कि वो बैट करेगा। और नजमुल हुसैन शांटो जो है वो बांग्लादेश की तरफ से टॉप स्कोरर रहा 89 के ऊपर, दैट मेड इन 122 बॉल्स। और फिर उसके बाद जो है इनकी वक्फे से बांग्लादेश की विकेटें गिरनी शुरू हो गई। 4 बैटर्स जो थे वो तो जो है सिर्फ डबल फिगर्स बना सके, बाकी कोई भी डबल फिगर्स भी ना कर सका। और मथीशा पैथिरंगा जो श्रीलंका के थे, उन्होंने 4 विकेट्स ली फॉर 32 इन 7.4 ओवर्स। तो इस तरह से श्रीलंका जो है आज जीता है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो एशिया कप का मैच होने वाला है सैटरडे को, वो शायद कुछ मुश्किलात का सामना उसको हो सकता है, क्योंकि जो वेदर रिपोर्ट्स देते हैं एक्यू वेदर वाले, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि सैटरडे को कैंडी के अंदर बारिश हो सकती है और लाइट विंड्स भी चलेंगी 8:30 AM ऑनवर्ड से लेके 4:30 PM तक। इसके अंदर हौले हौले जो है वो ना सिर्फ बारिश होगी और हल्की हवाएं चलेंगी, बल्कि वेदर जो है वो ख़राब इस हद तक हो सकता है कि 94% चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन भी है। तो अब लोगों को तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, लेकिन अब जो है अब ज़रा कुछ मुश्किल में लग रहा है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कैनेडाज डैनियल मैकगाही। ये पहली जो है कनाडा की ट्रांसजेंडर क्रिकेटर होएंगी टू पार्टिसिपेट इन एन इंटरनेशनल मैच। और ये सारे जो है वो कहते हैं जी इन्होंने फुलफिल किए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट बाय आईसीसी फ्रॉम मेल टू फीमेल प्लेयर्स। वो कहती है जी कि इनकी जो सिलेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है जो या मैच खेलेंगी कनाडा के लिए इन बांग्लादेश 2024 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर के जो ट्रांसजेंडर विमेन जो हैं, जिनको कि मना पहले किया जाता था, बाकी स्पोर्ट्स में तो अभी भी मना किया जाता है, कि अब वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगी, यानी एटलीस्ट क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर सकेगी। मैकगैरी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आई थी फरवरी 2020 में, और फिर इन्होंने सारा ट्रांजिशन किया था टू विमेन इन नवंबर 2020 और फिर मेडिकल ट्रांजिशन के अंडर गई थी ये मई 2021 में। इन्होंने बीबीसी स्पोर्ट्स को बताया कि इनको बड़ी खुशी है कि ये अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगी और ऐसी ये ड्रीम है जो कभी इन्होंने देखी नहीं थी। तो बहुत बड़ा वो कहती है जी मेरे लिए ऑनर भी है और मेरे लिए मोमेंट भी है। तो जनाब ये थी आज की गर्मा गर्म खबरें। और अगर आपको इस खबरें सुनने में आपको लगता है कि सही से सुनाई नहीं दी है, शाजिया जी की आवाज़ आपको सही नहीं आ रही, तो हम आपको एक नाम देते हैं हेयर मैक्स के शराज का। तो आप शराज भाई के पास जाइए हेयर मैक्स के और उनको बोलिए कि भाई शाजिया जी की जो न्यूज़ है वो सुनाई सही नहीं दे रही है, तो आपके जो कानों का मसला है वो शराज रहीम साहब जो हैं वो हल कर देंगे। उनका नंबर है 4167928792। और इसके अलावा अगर आप फिर कहते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि देखें प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में बहुत है, अब आपको जो है वो शाजिया जी जो कि माशाल्लाह एक जो है वो बहुत सारे इनके पास कमेंट आते हैं, मैं देखता हूँ, वो कोई कहता है डॉल, कोई ब्यूटी क्वीन। तो अगर आपको वो सही दिख नहीं रही हैं, होता है ना जैसे अभी सुनाई नहीं दे रहा था, तो अगर आपको लगता है कि आपको वो सही दिख नहीं रही हैं उनकी खबरें, तो आपको उसका भी मसले का हल दे देता हूँ मैं आपको। उसके लिए आपको जाना होगा स्मार्ट ऑप्टिक्स, क्योंकि अगर शाजिया जी की न्यूज़ देखनी है तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, और स्मार्ट होने के लिए आंखों के लिए आपने स्मार्ट ऑप्टिक्स जाना पड़ेगा। तो जनाब स्मार्ट ऑप्टिक्स जो है उनका नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9058212444 9058212444 स्मार्ट ऑप्टिक्स। इनके पास जब आप जाएंगे और उनको बताइएगा कि शाजिया जी की जो खूबसूरत न्यूज़ है वो हमें खूबसूरत नहीं दिख रही, तो इसके बाद आपको जो है वो खूबसूरत न्यूज़ दिखना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, और तुम्हारे लिए ना आमिर आज अरफा भाजी ये तावीज़ देकर घोल के पीना है। हाँ घोल के पीना है, ये ठंडे पानी से गर्म पानी से, बिल्कुल ठंडे पानी से पियो, या दूध में। हाँ दूध में भी डाल सकते हो, सफ़ेद दूध, ये तुम जो है